नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। खास खबर में आज बात आंदोलन पर सख्त सरकार की करेंगे। प्रदेश में आंदोलन करने वालों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों और विरोध के नाम पर राज्य को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं है। तो सरकार इन सब से मोटी रकम वसूलने की तैयारी में है। मिर्चपुर कांड और जाट आंदोलन के नुकसान की रिपोर्ट सरकार के हाथ में है, जिसके बाद सरकार ने करोड़ों की वसूली की तैयारी कर ली है। आइए आपको इसी विषय पर चर्चा पर आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अमित नेहरा जी हैं विशेषज्ञ के तौर पर। अमित जी, स्वागत है आपका। नेहरा साहब, एक बात बताइए कि इस तरह के फैसले लेने से क्या और ज्यादा भड़केगा इस वक्त, क्योंकि जाट आंदोलन को अगर स्पेसिफिकली देखिए तो जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में जाट बहुत ही अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, खासकर अपने आंदोलन को लेकर और अपने इस मांग को लेकर। तो ये और ज्यादा भड़काने वाला होगा, ये सही कदम है? देखिए, राजनीति में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टाइमिंग का होता है, और टाइमिंग के हिसाब से देखें तो ये फैसला निश्चित तौर पे जाट आंदोलन को जो रिजर्वेशन लेने के लिए जाट आंदोलन करने वाले हैं उसको हतोत्साहित करने वाला माना जाएगा। देखिए, क्योंकि निकट भविष्य में कोई इतना बड़ा आंदोलन और कोई है नहीं सरकार की नजर में, और सरकार के हाथ पैर इसलिए फूले हुए हैं कि जाटों को कैसे रोका जाए सरकारी संपत्ति के तोड़फोड़ होने से। देखिए, इसमें कई पहलू हैं इस फैसले के। पहला पहलू तो ये है कि सरकार की नीयत साफ है अगर, तो ये अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आंदोलन को ये अनुमति नहीं होनी चाहिए कि वो सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करे, क्योंकि सरकारी संपत्ति है वो सरकार की बपौती नहीं होती। वो ना मुख्यमंत्री की बपौती होती है, ना मंत्रियों की होती है, ना ब्यूरोक्रेट्स की होती है, वो जनता के खून पसीने की कमाई है, तो उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन साथ में एक मैसेज और भी है, अगर सुनवाई ना हो उचित सुनवाई ना हो तो जनता करे क्या? देखिए, शांतिपूर्ण आंदोलन को भी हमने देखा है, लंबी लंबी भूख हड़तालें भी देखी हैं, धर्म परिवर्तन तक के केसेस आए हैं, लेकिन सरकार चेतती नहीं है उनसे। ठीक है, तो सरकार को ये भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी इसमें। अगर कोई आदमी विरोध करता है तो उसका विरोध करने का तरीका क्या हो, और विरोध दर्ज हुआ या नहीं हुआ, इसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाए, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे दर्शकों को, और इस रिपोर्ट के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि सरकार का ये जो फैसला है वो दरअसल है क्या। हिंदुस्तान में जब जब जनता की आवाज बुलंद हुई, तब तब एक आक्रोश जन्मा। आंदोलन हुए, विरोध की आग में चैन, अमन और सौहार्द की चिता जली। सूबे ने भी खुद को इस आंदोलन की आग में जलते देखा है। साल 2010 का मिर्चपुर कांड हो या फिर जाट आंदोलन की आग, जिसकी लपटों में कई बार सूबा झुलसा है। आंदोलन की ऐसी ही चिंगारी से इस वक्त पंजाब सूबा झुलस रहा है, जहां बीते कई दिनों से गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हुई बेअदबी की वजह से तनाव का माहौल है, और इस तनाव का नुकसान पूरा प्रदेश भुगत रहा है। लेकिन हरियाणा में ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सूबे की खट्टर सरकार आंदोलन को बर्दाश्त करने की मूड में कतई नहीं है। सरकार ने आंदोलन करने वालों पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक आंदोलन के दौरान पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को हुए नुकसान का हर्जाना आंदोलनकारियों से ही वसूला जाएगा। देश में शायद ही पहली बार होगा जब किसी राज्य ने आंदोलन करने वालों पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। वैसे तो ये निर्देश आंध्र प्रदेश के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2009 में ही दे दिए थे, लेकिन कई कारणों से इसे लागू करने में किसी भी सरकार ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, और उपद्रवियों के हौसले बढ़ते चले गए। अब हरियाणा सरकार सख्त कदम उठाने का मन बना चुकी है। स्टेट क्लेम कमिश्नर जस्टिस आरसी बंसल ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को एक रिपोर्ट सौंपी है।
जिसमें मिर्चपुर कांड और जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का आकलन है। नुकसान का खाका तैयार है, भरपाई के लिए निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। यानी अब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सड़कों पर उतरने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि सरकार तकरार पर सख्त हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बेहद महत्वपूर्ण फैसला है और प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ बीजेपी के नेता फोन लाइन पे हैं। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। सर सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नेहरा साहब हैं। नेहरा जी, एक बात बताइए कि ये जो फैसला लिया, क्या इसको हम कहें कि लोकतंत्र को हतोत्साहित करने की कड़ी में एक अगला कदम है? अगर हम देखें तो क्या यह विरोध को कर्टेन करने के लिए, उसको कर्टेल करने के लिए है? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया कि 2 अंग होने चाहिए फैसले में। एक अंग तो ये पूरा हो चुका है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है जी। और सरकार को ये भी करना चाहिए, चाहे दंगा हो या विरोध प्रदर्शन, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्ति पहुंचाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने पहुंचाई है तो हर्जाना उससे वसूला जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो प्रश्न अनुत्तरित है वो ये है कि विरोध प्रदर्शन करे तो कैसे करें, और विरोध प्रदर्शन अगर किया है शांतिपूर्वक तो उसकी आंच या उसकी जो गहनता है, सघनता है, वो सरकार तक पहुंचे कैसे? ठीक है, आपको रोकूंगा नेहरा साहब, आपको रोकूंगा, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी एक बार फिर से बीजेपी से फोन लाइन पे हैं। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ये जो फैसला लिया है, इसके पीछे की मंशा क्या सिर्फ सरकारी संपत्ति को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने की है या मंशा आंदोलन ही रोकने की है? नहीं, आंदोलन होने चाहिए। आंदोलन से ही देश को आजादी मिली है। आंदोलन से ही 1975 और 70 के बीच में जो दमन चला था, आंदोलन ये देश के अंदर गणतंत्र को वापस लाया गया था। आंदोलन से कोई गुरेज नहीं, आंदोलन पे कोई नहीं, लेकिन आंदोलन के बहाने जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, आम जनमानस को तंग करना, ये कहीं पर किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का केवल हम जो काम कर रहे हैं, जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मानने की दिशा में। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके लिए, लेकिन रजत कंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं, मिर्चपुर मामले को ये कोर्ट में उठा रहे हैं और उसको लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं मिर्चपुर मामले में। सर स्वागत है आपका। रजत जी सुन पा रहे हैं आप हमें? रजत जी, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? रजत जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज पहुंचने में कुछ परेशानी है, कुछ तकनीकी खामी है। विदु जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, आंदोलनों की हम बात जब करते हैं तो लोकतंत्र में आंदोलन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन उसकी रूपरेखा कैसे तय करेगी सरकार? क्या मापदंड होगा कि कौन आंदोलन कर सकता है, कितना कर सकता है, विरोध में क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो कैसे तय होगा? देखिए, भारत में विश्व को अहिंसा के रूप में चलकर जिस प्रकार से आंदोलन किए जाते हैं, और अपनी जायज मांगे, अपनी जायज जो मांगे हैं उनको मनवाया जाता है, ये विश्व को करके दिखाया है। महात्मा गांधी जी आज दुनिया एक इस प्रकार का उदाहरण। अहिंसा की जहाँ बात आती है तो उसका अभिप्राय महात्मा गांधी के आंदोलनों से लिया जाता है। ठीक है। लेकिन आज आंदोलन के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले लोग जो वैंडलिज्म करते हैं, उसका कुछ की कोई स्थान में लोकतंत्र में है। प्रोफेसर साहब, लेकिन एक बात तो आपको ये भी माननी पड़ेगी कि हमने, जैसा नेहरा साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, ये भी कह रहे थे कि एक बात हमने देखा है कि देश में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई लोग शांति प्रिय ढंग से कहीं आंदोलन पर बैठे होते हैं, भूख हड़ताल लंबी लंबी चलती है, कोई उसको देखने वाला तक नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या विकल्प बचता है? नहीं तो देखने वाला नहीं होता, इसके मतलब जनमानस के उस आंदोलन में रुचि नहीं है।
यही तो समझ आता है ना। यानी कृत्रिम रुचि बनाने के लिए आप कोई तमाशा करो, ये तो आवश्यक है ना। अगर कोई आंदोलन वास्तव में सही मांगों पर है तो उसके अंदर जनता की भागीदारी भी होगी, उसकी रुचि भी होगी। दिल्ली के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन चाहे हो, चाहे बाबा रामदेव के आंदोलन हो, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हो, चाहे 1975 ठीक है प्रोफेसर साहब आपके इस तरह से हमारे साथ स्टूडियो में अमित नेहरा जी हैं, बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, शायद सहमत नहीं है। नेहरा साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। प्रोफेसर साहब, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। आपने जो आंदोलन बताए हैं, गांधी जी का जो उदाहरण दिया है और जो बड़े बड़े आंदोलन बताए हो, तो बहुत बड़ी चीज होगी। एक छोटी सी बात बताएं, मान लिया हमारे मोहल्ले में पेयजल पिछले 3 दिन से नहीं आ रहा है, हमारे मोहल्ले में बिजली की सप्लाई 4 दिन से बंद है, बार बार फोन कर चुके हैं बिजली निगम को, पेयजल वालों को, लेकिन ना तो पानी आ रहा है ना बिजली आ रही है। उस पे अगर नागरिक प्रदर्शन करते हैं, रोड जाम करते हैं, तो आज तक क्या सरकार ने ये नीति बनाई है कि जो दोषी कर्मचारी है, जो बिजली विभाग का जेई है, उसको क्या सजा दी जाए? 1 साल की सजा हो, या पेयजल सप्लाई करने वाला जो जेई है या लाइनमैन है उसकी सजा का प्रावधान है क्या? लोग क्यों निकले रोड पे? एक छोटी सी बात है। ये मूलभूत समस्याएं जब नहीं मिलती हैं, और ये आम हैं, आप समाचार पत्र उठा लीजिए, हर रोज कहीं ना कहीं इस तरह की रोड जाम की घटनाएं देखने को मिल जाएंगी। आखिर लोग इस अवस्था तक पहुंचते क्यों हैं? प्रोफेसर साहब जवाब देंगे? जी बोलिए सर। प्रिंसिपल चीज को डिफेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, इसलिए दूसरे का मैं जाना रोक दूं, जाम कर दूं। क्या इसको जस्टिफाइड करना चाह रहे हैं ये? एक आम जब जाम होता है, जब सड़कों पर जाम लगाया जाता है, तो आम जनमानस उससे प्रभावित होता है। क्योंकि मैं किसी कारण से किसी समस्या में हूँ। प्रोफेसर साहब मुझे एक बात बताइए कि मेरे मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही, मेरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, तो क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? नहीं, बार बार हम अगर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, बार बार हम अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, बार बार जनप्रतिनिधियों को बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या सड़क जाम करना एक विकल्प नहीं है? क्योंकि हम जो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या विकल्प बचता है सर? नहीं, ये देखिए, इस देश के अंदर जब इस देश को गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया था, इस देश का संविधान बनाया गया था, उस समय पूरी की पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। हर अधिकारी के ऊपर अधिकारी है, अधिकारी के ऊपर व्यवस्था, सरकार, और सरकार सुने तो देश के न्यायालय हैं। व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती तो सर किसी को सड़क पर चलने का शौक तो है नहीं। जब व्यवस्था है मौजूद, तो ये नीति लेके क्यों आई है सरकार कल परसों में, जो आज ये हमें बैठ के इस पे डिस्कस करना पड़ रहा है? अगर उसी व्यवस्था से चलना है तो ये लेके क्यों आई है सरकार ये नया जो बात को मैं बड़े स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। श्रोताओं को भी लाभ होगा मेरी बात सुनने का। हाँ, बताइए। मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। बोलिए। ये नीति इसलिए बनाई गई है कि जो गणतंत्र के दुश्मन बन गए हैं, जो गणतंत्र को बुरी लाइट में पेश करते हैं, दुनिया के सामने बुरा उदाहरण बनते हैं, गणतंत्र को फेल दिखाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को रोका जा सके एक पूर्वक तरीके से। कोई अपना सर लेकिन इसमें बहुत क्लियर स्पष्ट चीजें नहीं हो पा रही है ना। मैं वही स्पष्टीकरण जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक लाइन तो ड्रॉ करिए कि हाँ इसके आगे क्या, इसके पीछे क्या। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप हमारे साथ रहिए, आपके पास आऊंगा। एक और हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, भगत सिंह दलाल जी हैं, जाट नेता। भगत जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। भगत जी, अब ये जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात हो रही है और ये करोड़ों का जो नुकसान की बात हो रही है जाट आंदोलन में और मिर्चपुर कांड के बाद जो आंदोलन हुआ उसमें, तो ये पैसे वसूलने की बात अब हो रही है, सरकार पैसे वसूलेगी। कहाँ से देंगे आप लोग पैसे? नहीं, हमसे पहले तो ये सरकार ही देगी। जब विपक्ष में थी तब इन्होंने हजारों लाखों ऐसे आंदोलन किए हैं, रेल भी रोकी है, और भी हर तरीके से जो है पहली जो सरकार के विपक्ष में इन्होंने जहाँ धरने प्रदर्शन किए हैं, रोड जाम किए हैं, पहले तो ये खुद ही अपने पैसे भरे वहाँ पे। उसके बाद ये जाटों के आंदोलन या कोई और दूसरे आंदोलन की बात करें। हाँ, प्रोफेसर साहब संक्षेप में जवाब दे दीजिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर वापस आऊंगा, लेकिन इसका जवाब जल्दी से दे दीजिए। जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर व्यवस्थाएं बननी चाहिए। हम सबको मिलकर इस देश को एक तो आप लोग भी फाइन भरेंगे क्या? तो आप लोग भी फाइन भरेंगे क्या? बीजेपी के लोग फाइन भरने वाले हैं, उनसे भी फाइन वसूला जाएगा? जी, बीजेपी कांग्रेस
कोई जाति विशेष इसके अंदर इस पूरे विषय को नहीं बांधना चाहिए। जहां पर भी आंदोलन हुए, जहां पर भी आंदोलन के नहीं प्रोफेसर साहब मैं सीधा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं कि आंदोलन आपने भी किए, रेल आपकी भी पार्टी के लोगों ने रोके हैं, तो क्या बहस को छोटा ना कीजिए। छोटा नहीं कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिर्फ क्या ये आम लोगों पर लागू होगा या पॉलिटिकल पार्टीज पर भी लागू होगा? मेरा निवेदन है आपसे। प्रोफेसर साहब बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सरल सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दीजिए, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें। कि क्या ये सिर्फ आम लोगों पर लागू होगा या पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता जो रोकते हैं रेल, जो रेल रोकते हैं, जो बस जाम करते हैं, जो सड़क जाम करते हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह पैसे भरने या फाइन वसूलने की कार्रवाई होगी? जी, कार्रवाई होगी, पैसे उनसे भी लिए जाएंगे? क्या कहा आपने जी? मैं सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि आम लोगों के जैसे ही जब बीजेपी और कांग्रेस और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग लेते हैं। जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपका मंतव्य क्या है। जब मैं कह रहा हूं सबका, तो अब क्या मैं राम, श्याम, महेश, सुरेश सबका नाम मतलब बीजेपी से भी वसूले जाएंगे? मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप सत्ता में, एकदम स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। आपने भी रेल रोके हैं, आपने भी सड़कें जाम की, आपसे कितने फाइन वसूले जा रहे हैं? सबका मतलब कानून सबके लिए। तो कितना वसूला जा रहा है बीजेपी से? आप अपनी बताइए ना सर, बीजेपी से कितना वसूला जा रहा है? विपक्ष में अब तक रहे हैं आप हरियाणा में, कितना वसूला जा रहा है बीजेपी से? जब वसूला जाएगा तो सबसे वसूला जाएगा। आपसे कितना वसूला जा रहा है सर बीजेपी से? जब वसूला जाएगा तो उसका आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। हमने कहीं चलिए आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, लाइन पे सब लोग हमारे साथ बने रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इस चर्चा में जो विषय है ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देश को आजादी भी आंदोलनों के माध्यम से ही मिली थी, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, आंदोलन की हद क्या होगी, ये तय करना भी महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते, ठीक हो जाओगे गिरीश। आप बोलना गिरीश नहीं होते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं।
ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार किस तरह आंदोलनों पर सख्त हो गई है, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में जो बात एक पॉइंट उठकर सामने आया है वो ये कि अब तक विपक्ष में रही बीजेपी ने भी कई आंदोलन किए हैं, कई बार रेल रोके, कई बार सड़क जाम किया, क्या उनको भी इसके दायरे में लाया जाएगा? अमित नेहरा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अमित जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि मिर्चपुर कांड हो या जाट आंदोलन हो, तब तक बीजेपी विपक्ष में रही और उसकी भूमिका भी इसमें बहुत सक्रिय रही। क्या उनके ऊपर भी ये फाइन होना चाहिए फिर? बिल्कुल, देखिए, अगर बीजेपी गवर्नमेंट हरियाणा में इस तरह का डिसीजन लेती है कि कोई भी आंदोलन करेगा और जो पीछे किया है, ये रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मैं अर्थ बता दूं कि जो काम पीछे हुआ हो, यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल, उस समय से ही लागू होना कानून का, या जो दिशा निर्देश है उसका लागू होना, ये रेट्रोस्पेक्टिव है। तो रेट्रोस्पेक्टिव मिर्चपुर कांड में रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया इन्होंने, जाट आंदोलन से रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। तो रोल मॉडल हम बीजेपी को तभी मानेंगे जब वो कम से कम हरियाणा में तो करे ही करे कि जब भी बीजेपी ने आंदोलन किया है उसके कारण जो रोड जाम हुआ है, लोगों को असुविधा हुई है, बसें फूकी गई हैं, गोलीबारी हुई है लोगों पे, उसका मुआवजा खुद पार्टी अपने फंड से जमा कराए हरियाणा गवर्नमेंट। प्रोफेसर साहब, बहुत सरल शब्दों में पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सब में सब आते हैं, बीजेपी भी आती है क्या उस सब में? जी, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, ये बहस हाथ से होती जा रही है। क्यों हो रही है ये? जब ये कह दिया गया कि सब पर, और दूसरा ये टेक्निकल पॉइंट नेहरा जी ने उठाया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से, बिल्कुल नहीं है रेट्रोस्पेक्टिव हिसाब से। मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। जब ये देश के अंदर कानून है कि वेंडलिज्म करने वालों से मोब, जब यहाँ पर कोई मोब जब कोई डिस्ट्रक्शन करती है, डैमेज करती है, तो उससे पैसा लिया जाता है। ये कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये जरूर है कि पीछे जो कांड है उनको संज्ञान में लेकर, और बीजेपी, मैं दोबारा आपको अगर सरल शब्दों में आप पूछ रहे हैं तो इसका जवाब हाँ है। किसी ने भी कोई किया हो, लेकिन ये बार बार कहना कि जो बीजेपी ने किया उनको उठाओ, केवल उनको नहीं, सभी को, जो भी जहां पर भी पब्लिक डैमेज हुआ है, हर जगह पर। और ये समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत सर, कब तक आंकड़ा मिल जाएगा ये? प्रोफेसर साहब, मैं एक बीच में आपको रोकना चाहूंगा। जो हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षति हुई है सरकारी संपत्तियों की, वो आरक्षण आंदोलन जो था, मंडल आरक्षण, मंडल कमीशन ने जो दिया था, आरक्षण आंदोलन हुआ था 1989-90 में सोनीपत डिपो में। सोनीपत जो रोडवेज डिपो है उसमें 150 से ज्यादा बसें फूकी गई थी। इसी तरह भिवानी में एक्सचेंज जलाई गई थी और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं मान रहे हैं, आप 1947 से ही मान रहे हैं या 51 से मान रहे हैं, 50 से मान रहे हैं, तो क्या वो आरक्षण, मंडल कमीशन का जो आरक्षण था, उसकी बात क्यों नहीं रखी गई इसमें? मैं ये पूछना चाहूंगा। उस पर रिपोर्टें आई हैं और तत्कालीन सरकारों ने उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की है। सुप्रीम आपकी बात करें, पिछली सरकारों ने तो नहीं किया था ये। मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ पूरी बात, मेरे को भी अवसर तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल बोलिए जी। तो जो भी आंदोलन, आपने मंडल के समय के आंदोलनों की बात की है, उसके बाद भी इस देश प्रदेश के अंदर आंदोलन हुए हैं। चाहे श्री राम जन्मभूमि का राम रथ यात्रा के दौरान जो जिस प्रकार से राम भक्तों के ऊपर गोलियां चली, उस पर आंदोलन हुए, चाहे राम सेतु बचाने के लिए आंदोलन हुए, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड की यहाँ पर जमीन, हर प्रकार के आंदोलनों में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि कोई प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। तुम किसी को नुकसान हो तो खुद आंदोलनकारियों ने छाती पर आगे खड़े होकर गोलियां खाई हैं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। हमने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मैं इसको बहस को व्यापक रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं व्यापक। प्रोफेसर साहब, कब तक ये तय कर लिया जाएगा और कब तक ये आंकड़े सामने आ जाएंगे कि ये जो करोड़ों के नुकसान की भरपाई की बात हो रही है, किसको कितना देना है, ये कब तक आ जाएगा सर? ये एक रिपोर्ट अभी प्रथम चरण में है। ये एक रिपोर्ट आई है सरकार के पास। सरकार इसको एक सिलेक्ट कमेटी के द्वारा इसकी जांच कर चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उम्मीद करेंगे जल्दी ये आंकड़ा आ जाए। अमित जी, एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा
कि इसको किस तरह से आप फाइनली देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्पष्ट रेखाएं नहीं हैं। विरोध करने का हक तो है लोकतंत्र में, आंदोलन करने का हक तो है, तो वो कहां तक, किस हद तक जा सकता है आंदोलन, कहां रेल रोकने की सहमति होगी कि नहीं होगी, अनुमति होगी कि नहीं होगी, सड़क जाम करने की होगी या नहीं होगी, जो लोग बैठेंगे धरने पर प्रदर्शन पे उनको क्या करने की अनुमति होगी, कैसे स्पष्ट होगा? देखिए, एक पत्रकार की हैसियत से मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो अभी बीजेपी के नेता ने बात कही है, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस पूरे फैसले को सांप्रदायिकता से जोड़ दिया है। सारा आपने सुना हुआ परसाइज ली, राम जन्मभूमि, बाबरी, सारे वैसे ही विषय उठाए उन्होंने। वो एक बहुत गलत है, उसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। इसको किसी संप्रदाय विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गोलियां खाई उन्होंने, तो क्या बिजली बिल ना भरने वालों को जो गोलियां लगी हैं, तो क्या उसको भी जायज ठहराया जा सकता है क्या? तो बात ये है कि इसमें पिक एंड चूज की नीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की अच्छा कदम है, लेकिन साथ में सरकार को यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा सब कुछ। बिल्कुल, साथ में ये भी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही की इजाजत देता है। तो महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसमें स्पष्ट बहुत कुछ नहीं है, रेखाएं बहुत साफ नहीं नजर आ रही हैं, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, अमित जी कह रहे हैं। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाते जाते एक सवाल जो सरकार से रह जाता है कि क्या बीजेपी भी जिन आंदोलनों में शामिल रही है, तो बीजेपी भी फाइन भरेगी और उसके हिस्से में कितने फाइन की बात आएगी, कितने पैसे की बात आएगी, और कौन कौन से आंदोलनों में आएगी, और आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, ये स्पष्ट करना अभी बाकी है, और स्पष्टीकरण का इंतजार हम सब कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, जाते जाते नजर अब तक की सुर्खियों पर।